Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss another very conceptual topic, that is photorespiration in plants. So let's move to the classboard. So dear students, chapter number 13, gaseous exchange, and now photorespiration. In plants. Another very conceptual topic. So photorespiration, पहले आते हैं इसके लिटरल मीनिंग की तरफ. So photo means light और respiration हम पहले बात कर चुके हैं, that is the exchange of gases between the organism and its environment. तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं प्लांट्स की. तो प्लांट्स के अंदर रोशनी की मौजूदगी में दिन के वक्त इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हो रही है उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. सो वी कैन डिफाइन इट एज the respiratory activity occurring in plants during daytime is called as photorespiration. इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये किसके साथ लिंक्ड है? विद डे टाइम, दिन के वक्त. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीजें अपने जहन में रखनी है. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है दिन के वक्त और साथ ही साथ में फोटो रेस्पिरेशन भी हो रही है. ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों ही लाइट से कंसर्न है, दिन के वक्त डे एक्टिविटी है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है. फोटोसिंथेसिस आप पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और उसको शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को लाइब्रेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं. जबकि यहां पर फोटो रेस्पिरेशन इसका रिवर्स है. इट इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो किस सेंस में कि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही है. क्लियर? यहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, वहां पर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लाइब्रेट हो रही थी, वहां पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही थी, यहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है. यहां पर रिलीज क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम. क्लियर? अब फोटो रेस्पिरेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स में क्यों होती है, कैसे होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो चैप्टर नंबर 11 उसमें हमने पढ़ा था केल्विन बेंसन साइकिल, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं. वहां पर हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स किया जाता है किसके अंदर? शुगर्स के अंदर. क्लियर? और यहां पर इसका रिवर्स होने वाला है. वहां पर एक एंजाइम की बात हुई थी जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी के ऊपर एक कंपाउंड है जो कि हर प्लांट्स के सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट. याद होगा आपको, केल्विन साइकिल में पढ़ा था हमने. राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक 5 कार्बन शुगर है. राइबोस एंड राइबोलोज, राइबोस क्या है? ये एल्डो शुगर है और राइबोलोज ये कीटो शुगर है. ये आपसे पहले भी चैप्टर नंबर 2 में भी मैं डिफरेंस इसका डिस्कस कर चुका हूँ. बिसफॉस्फेट मीन्स के 5 कार्बन शुगर और उनकी कार्बन नंबर 1 और 5 के ऊपर क्या है? फॉस्फेट. 2 फॉस्फेट ग्रुप्स है, एक 1 के ऊपर और एक 5 के ऊपर, इसलिए इसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं. तो पहले इसके हवाले से भी थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. सो देयर इज अ कंपाउंड बाय द नेम ऑफ RUBP that is called as ribulose
बिसफॉस्फेट। क्लियर? ये इसी तरह से ही है, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन है और उनके टर्मिनल्स के ऊपर at number 1 there is phosphate group and at number 5 there is another phosphate group. So this is ribulose, ये 5 कार्बन शुगर, बिसफॉस्फेट, तो फॉस्फेट्स है। अब स्टूडेंट्स इस रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहां पर एक एंजाइम बहुत अहम है, दैट इज नॉन एज रोबिस्को, इसको याद रखिएगा, दैट इज रोबिस्को। So what is meant by this Robisco? Basically, it is an enzyme. That is enzyme. मतलब कि कोई बायोकेमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करवा रहा है। So RUBIS, ठीक है, ये यहां तक, that is ribulose bisphosphate RU for ribulose, BIS for bisphosphate, and C and O, ये अलग से हैं। C stands for carboxylase and O stands for oxygenase. So this is basically रोबिस्को जो है ये डुअल एंजाइम है, ये कार्बोक्सिलेज के तौर पर भी एक्ट कर रहा है और ऑक्सीजनेज के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। When it is acting as carboxylase, it adds carbon dioxide to ribulose bisphosphate. इस कंपाउंड के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा और उससे क्या बनेंगी, शुगर्स बनेंगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। लेकिन जब ये ऑक्सीजनेज के तौर पर एक्ट करेगा, then what will happen? It will add oxygen to ribulose bisphosphate. तो इसके अंदर किसको ऐड करेगा, ऑक्सीजन को, और इसका नतीजा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ serine and कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है, जब ये ऑक्सीजनेज के तौर पर एक्ट करता है और इसमें सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनवाएगा, रोबिस्को जब इसके ऊपर साथ ऐड करेगा ऑक्सीजन को, तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। सो दिस इज फोटो respiration and this is actually the Calvin cycle. Calvin-Benson cycle, which is the second phase of photosynthesis. हम इसको indirectly photosynthesis भी कह सकते हैं। Clear? तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होगा क्या? अच्छा, उससे पहले एक और चीज ऐड करते हैं। रोबिस्को ये बेसिकली एंजाइम है which is present in क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, वहां पर मौजूद है। चूंकि प्लांट्स की तादाद इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स दे आर एट द मैक्सिमम काउंट, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स भी ज्यादा है, मेसोफिल सेल्स ज्यादा है और बाकी सेल्स ज्यादा है, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट अगर है तो मतलब रोबिस्को भी मौजूद है। रोबिस्को क्या एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैं। सो इट इज the chloroplast, they have robisco. It is probably the most abundant protein in world. पूरी दुनिया में
मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा सकता है कि क्योंकि तादाद के हवाले से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो उनके अंदर रोबिस्को लाजमी है। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा रोबिस्को, और चूंकि क्लोरोप्लास्ट हर प्लांट सेल के अंदर है, तो पूरी दुनिया में प्लांट्स जाता है, तो इस वजह से दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। इसको MCQs के लिए मार्क कर लीजिएगा in the world. Which one? Robisco, the enzyme. Okay? So as we have discussed in the chapter number 3 that the enzymes, they are the globular proteins. Now coming towards this process, what is photorespiration? So इसके हम steps की बात करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं इनकी consequences की तरफ, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं। Steps of photorespiration. So there are 3 main steps of photorespiration. The first step is the ribulose bisphosphate is reacts with oxygen in the presence of Robisco and forms two carbon compound that is glycolate. और ये कहां पर हो रहा है, ये स्टेप कहां पर हो रहा है dear students? This is being carried in the chloroplast. This is occurring in chloroplast. तो वहां पर क्या बना, over here plus oxygen in the presence of Robisco. लेकिन यहां पर ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजनेस के तौर पर, क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है, तो तब ये किसके ऑक्सीजनेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। सो इट कन्वर्ट्स इनटू, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, याद रखिएगा। एक तो बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, प्लस ग्लाइकोलेट, दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि ये तो 5 कार्बन कंपाउंड था, तो टूटेगा तो उसे एक 3 कार्बन कंपाउंड, एक 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा। क्लियर? नाउ द सेकंड स्टेप, so in the second step the glycolate enters into peroxisome, into single membrane bonded organelle peroxisome। चैप्टर नंबर 4 आपको डिटेल से समझाया था। पेरोक्सिसोम के अंदर ये एंटर होगा। पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। एंटर द पेरोक्सिसोम एंड is converted into glyosylate plus H2O2। याद आया आपको?
कि पेरोक्सिसोम का क्यों नाम ऐसा रखा गया था कि क्योंकि इट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो यहां से ये बन गया। अब ये जो ग्लायोसाइलेट है, देन ग्लायोसाइलेट is converted into glycine. It is converted into glycine, the simplest amino acid. याद होगा चैप्टर नंबर 2 में सबसे सादा ये अमीनो एसिड है. So what happens? The glycolate is converted into glyoxylate plus H2O2. फिर बाद में H2O2 को डिकम्पोज कर देंगे पेरोक्सिसोम्स. क्लियर? And this glyoxylate is converted into glycine. That is the simple amino acid. Clear? And now the third step. In the third step, two molecules of glycine in mitochondria. अब ये यहाँ से डिफ्यूज करके कहाँ पे चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. In mitochondria form serine and carbon dioxide is released. Clear? So that is the third step. तो कहाँ से राइबोलोज बिसफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट किया गया? सेरीन में. So this is why it is also known as the photorespiration. Clear? तो यहाँ पे सेरीन बन गया. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. इससे आगे क्या होने वाला है? सो दिस इज द हाफ स्टोरी. यहाँ तक फोटो रेस्पिरेशन होगी. दिस इज द हाफ स्टोरी. सो व्हाई व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? इसके बाद सीरीन के बनने के बाद क्या प्रोसेस होने वाला है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अभी. So here we go. Dear students, so ये कौन सा ऑर्गेनेल है? You know it very well. That is chloroplast. तो इसके अंदर इंटरग्रेनम और ग्रेनम अभी मैंने ड्रॉ करा. Here. So what happens here? Ribulose bisphosphate. Clear? It is converted into phosphoglyceraldehyde plus glycolate. Clear? इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोलेट में. उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा? It will move on into a single membrane pointed organelle which is called peroxisome. So this is chloroplast and this one is the peroxisome, the organelle which is involved in the formation and decomposition of H2O2, hydrogen peroxide. अब यहाँ से ग्लाइकोलेट डिफ्यूज करके किसमें जाएगा? द पेरोक्सिसोम. और फिर यहाँ पर द ग्लाइकोलेट इट इज कन्वर्टेड इनटू, जी डियर स्टूडेंट्स, किसमें कन्वर्ट होगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लायोक्साइलेट प्लस
O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि इसका काम था इस ऑर्गेनेल का. एंड फ्रॉम हियर द ग्लाइकोसाइलेट इज कन्वर्टेड इनटू, जी डियर स्टूडेंट्स, किसमें कन्वर्ट होगा? इनटू ग्लाइसिन, इनटू ग्लाइसिन. और उसके बाद क्या होगा? फाइनली द ग्लाइसिन is going to enter into mitochondria. So this is our mitochondria. तो यहां से ग्लाइसिन कहां पे चला गया? It will move into mitochondria. So from here to glycine will form, जी स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? Serine plus the carbon dioxide is evolved. तो यहां तक तो हमने स्टोरी पढ़ी, ये सारी फोटो रेस्पिरेशन. लेकिन इससे आगे सीरीन से क्या होने वाला है? ये क्यों हुआ? ये प्रोसेस आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नाउ दिस डियर स्टूडेंट्स, दिस सीरीन will move back into peroxisome and it will be converted into the serine is converted into glycerate. It will be converted into glycerate. और ग्लिसरेट से क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? जो ग्लिसरेट है, it will diffuse back into the chloroplast and will form 3-phosphoglyceraldehyde. क्लियर? आपको याद आ गया कैल्विन साइकिल? और ये 3-phosphoglyceraldehyde it will enter into Calvin cycle, Calvin-Benson cycle, और यहां से क्या बनवाया जाएगा? नाउ शुगर्स से दोबारा से अब शुगर्स बनवाई जा रही है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली कहानी रिमेनिंग थी जो कि यहां पर शामिल नहीं की गई. तो एक्चुअली राइबोलोज बिसफॉस्फेट से सेरीन तक के बनने के प्रोसेस को कहा हमने फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये डे एक्टिविटी है, इसमें इट इज इन्वॉल्व लाइट. और लेकिन यहां पर एक सबसे अहम चीज जो कि मेंशन करनी है, that during photorespiration ATP and NADPH, adenosine triphosphate and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate are used. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, जिस तरह से कैल्विन साइकिल में ये ATP और NADPH इस्तेमाल हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इनटू शुगर्स, इसी तरह से यहाँ पर ATP और NADPH को भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर सीरीन बनवाने के लिए. और सीरीन जो है ये वापस इस्तेमाल होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3-phosphoglycerate. आपको याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 11 में कैल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसमें 3-phosphoglycerate जो है वहां से फिर दैट एंटर्स इनटू द कैल्विन साइकिल और वहां से फिर जो शुगर्स है उसको बनवाया जाएगा. तो शुरू में ये समझा जाता था कि शायद एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है कि इसकी जो एक्टिव साइट है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की, रोबिस्को की, कि शुरू का जो माहौल था जब ये दुनिया बनी तो ऑक्सीजन कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, तो तब ये इतना ज़्यादा इशू नहीं था.
अब जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होती गई तो ऑक्सीजन रिलीज होती गई, तो इस वजह से अब इन्होंने प्लांट्स ने फोटो रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया साइंटिफिकली कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन को रोक दिया गया खुद से केमिकली, उनके अंदर भी ग्रोथ होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये साथ साथ चल रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है और इसको कब प्लांट्स में होना चाहिए। तो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।